ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। देखो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी लेनी होगी। मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है क्या? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो, हमारे पास 52 कार्ड्स का एक डैक है। ठीक है, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। हमें इसमें से तीन कार्ड निकालने हैं। थ्री कार्ड्स आर ड्रॉन। अब क्वेश्चन में अगर ये लिखा हुआ है, देखो, वन बाय वन। वन बाय वन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इन सक्सेशन, मतलब क्रम से। वन बाय वन के आगे ना, आप देखना, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में दो चीज लिखी हुई होती है। जैसे वन बाय वन एक एक करके तीन कार्ड निकालने हैं, या तो लिखा हुआ होगा विद रिप्लेसमेंट, मतलब पहला कार्ड निकाला और उसको वापस रख दिया, फिर दूसरा निकाला और फिर तीसरा निकाला वापस रखते हुए। या फिर लिखा हुआ होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहला कार्ड निकाल लिया, उसको वापस नहीं रखा, उसके बाद दूसरा निकाला, उसको वापस नहीं रखा। तो इनमें से कोई ना कोई एक वर्ड जरूर लिखा हुआ होता है, या तो विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट। जैसे मैंने बोला, सपोज आपको वन बाय वन, मेरा क्वेश्चन है भाई, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेस बिना किए तीन कार्ड को निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अभी आपसे प्रोबेबिलिटी पूछेंगे, ऑफ गेटिंग ऑल किंग्स। क्या प्रोबेबिलिटी है आपके सारे के सारे किंग निकलेंगे? ठीक है, जैसे अब ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करने जा रहे हम लोग। हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑल किंग। हमें सारे किंग की प्रोबेबिलिटी चाहिए। हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। यहाँ पे तीन कार्ड निकाले जा रहे हैं, एक एक करके निकाले जा रहे हैं, और वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। तो जब वन बाय वन लिखा हुआ आता है, वन बाय वन में विद रिप्लेसमेंट भी हो सकता है, विदाउट भी हो सकता है। तो आपको इसमें क्या करना है, हर कार्ड की प्रोबेबिलिटी अलग अलग लेनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहला कार्ड निकाला तो वो किंग हुआ, लेकिन आपका वर्क कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपको तो अभी तीन कार्ड निकालने हैं। तो वर्क कंप्लीट ना होने पर आपको यहाँ पे क्या लगाना है, मल्टीप्लाई का साइन। उसके बाद आपने फिर से किंग निकाला, फिर वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, आपने फिर मल्टीप्लाई लगा दिया, और आपने फिर से किंग निकाला। ये आपके तीन कार्ड निकल गए, अब जाके आपका वर्क कंप्लीट हुआ। तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, ये जब तक लगाओ जब तक ये क्वेश्चन का गिवन टास्क कंप्लीट ना हो जाए। तीन कार्ड निकालने हैं, तो तीन कार्ड जब निकल जाएंगे तब मल्टीप्लाई लगाना बंद करेंगे हम, और एक एक करके कार्ड निकाल रहे हैं। तो तीनों कार्ड की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया। अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो इसमें। जैसे किंग चार होते हैं, तो पहले किंग की प्रोबेबिलिटी 4/52 मल्टीप्लाई। अब ये वाला किंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब ये गड्डी से बाहर रख दिया गया है, ये जो पैक था ना, इसमें नहीं है अब ये। तो अगली बार बताओ किंग कितने रह जाएंगे जब नेक्स्ट टाइम किंग निकालेंगे तो? सर तीन रह जाएंगे। तीन रह जाएंगे, तो थ्री। अब टोटल में भी एक कम हो जाएगा, तो 3/51, फिर मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर से हमने एक किंग बाहर निकाल दिया, तो अब दो रह जाएंगे, तो 2/50। ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे सॉल्व में आप ये कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, फोर से ही कैंसिल कर देते हैं 13 टाइम्स, थ्री से कैंसिल हो जाएगा 17 टाइम्स, और टू से कैंसिल हो जाएगा ये 25 टाइम्स। तो ऊपर तो वन आ जाएगा, नीचे जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा ना, उसको आंसर बना के लिख देंगे हम। तो तीनों किंग निकलेंगे एक के बाद एक। इसके चांस काफी कम है, देखो प्रोबेबिलिटी काफी लेस आ रही है। तो यहाँ पे ना हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है। तीन कार्ड, दो कार्ड, चार बॉल, दो बॉल, एक एक करके निकाल रहे हैं। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। एक एक करके निकालने में एक तो पहले ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि वो विद है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, ये भी ध्यान रखना है। तो आप ये नोट करो, मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी के। पहले आप नोट कर लो जल्दी से ये एक एग्जाम्पल था, यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, कोई भी फॉर्मूला। सर डन। डन। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल और देखो। एग्जाम्पल टू, अ बैग कंटेन्स, ये कुछ कुछ एनसीईआरटी जैसा ही होगा, 8 रेड एंड 10 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, एक बैग में 8 रेड और 10 ब्लैक बॉल है। टू बॉल्स आर ड्रॉन, टू बॉल्स आर ड्रॉन।
मैंने वन बाय वन नहीं बोला, मान लो मैंने बोल दिया सीधा विद रिप्लेसमेंट। तो इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली यही हो गया कि एक एक करके निकालनी है और वापस भी रखनी है। पहली निकाल के वापस रखनी है, फिर दूसरी निकाल के फिर वापस रखनी है। तो वन बाय वन नहीं बोलेंगे क्वेश्चन में अगर, और ये बोलेंगे विद रिप्लेसमेंट, तो भी हम उसको वन बाय वन मानेंगे। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर वन, बोथ बॉल्स आर ब्लैक। पहले आप ये वाला ट्राई करो, फिर सेकंड पार्ट भी दूंगा। इसके तीन पार्ट है। बोथ बॉल्स आर ब्लैक, क्या प्रोबेबिलिटी है? आप एक एक करके दो बॉल निकाल रहे हो, दोनों बॉल आपकी ब्लैक निकलेंगी, इसके क्या चांस है? ट्राई करना जरा एक बार फटाफट से। तो जो इससे पिछले वाला था वो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला था। हाँ वो विदाउट था, इसमें विद है। इसमें विद रिप्लेसमेंट है। मतलब पहली बॉल ब्लैक निकाल के उसको वापस रख देना, फिर से ब्लैक निकाल देना। ऐसे लिख ठीक है लेना सर। सिंपल लैंग्वेज में, बोथ ब्लैक इज इक्वल्स टू, बताइए क्या लिखा। भाई यहाँ पे क्या निकलेगी? पहली भी ब्लैक निकलेगी बॉल। वर्क कंप्लीट तो अभी हुआ नहीं है, अभी तो पहली निकली है, आपको दो निकालनी है, फिर मल्टीप्लाई लगा दिया, फिर से ब्लैक निकलेगी। इस तरह से लिखना होगा ये। ऐसे लिखा। अब पहली ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बताओ। 8 रेड है, 10 ब्लैक है। सर 10/18। 10। हाँ ठीक है, बिल्कुल भाई, पहली ब्लैक निकाल रहे हो तो 10 तो ब्लैक हो गई, 10 तो आपकी फेवरेबल है, और टोटल आपकी 18 हो गई। अब ये देखो, अगली ब्लैक जब निकाल रहे हो तो इस ब्लैक को वापस रखा है या नहीं रखा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखा है नहीं रखा हमने? सर रखा है। रखा है बिल्कुल। तो इसका मतलब वापस 10 ब्लैक हो गई, आपने वापस रख दिया ब्लैक को, और फिर से ब्लैक निकाल रहे हो, तो फिर से वही आ जाएगा 10/18। इसको सॉल्व कर लो। 100/324 आ रहा है। हाँ वही, मतलब मैंने तो कैंसिल कर दिया, बाकी आपकी मर्जी होती है। 100/24 भी आंसर ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 25/81। तो इसके बाद एक ही होगी, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो इस आंसर को। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट नोट करो अब। इसी का सेकंड पार्ट, दो बॉल निकालनी है, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट है। क्या प्रोबेबिलिटी है? वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। एक ब्लैक निकले और दूसरी वाली रेड निकले। जरा ये वाली ट्राई करके बताओ प्रोबेबिलिटी। एक ब्लैक और एक रेड। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए ताकि रेड का। श्योर। सर 80/324 आ रहा है। ओके, और कोई किसने ट्राई किया हो? मेरे फर्स्ट पार्ट में तो दोनों ब्लैक निकली है, सेकंड पार्ट में एक ब्लैक और एक रेड बोल रहे हैं ये कह रहे हैं दो बॉल निकालो एक एक करके, एक रेड आ जाए एक ब्लैक आ जाए। सर 20/81 होगा। 20/81, ओके। एक तो मिनट, भाई ये हाँ मैं चेक सिंप्लीफाई कर। करके 20/81 ही आएगा। ठीक है, चेक करते हैं, देखो। मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ भाई, मैंने पहली बॉल रेड निकाली, ठीक है। मेरी पहली बॉल रेड है, मेरा वर्क कंप्लीट नहीं है, मल्टीप्लाई। और फिर मेरी दूसरी बॉल ब्लैक है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पहली रेड होगी दूसरी ब्लैक होगी। तो मेरे पास एक और केस आ रहा है दिमाग में, मैंने प्लस लगा दिया। तो उसमें मैंने क्या किया, पहली बॉल को ब्लैक ले लिया। भाई हो सकता है पहली बॉल ब्लैक हो जाए और दूसरी बॉल रेड हो जाए। तो यहाँ पे दो केस बने हैं, देखो। अब पहली रेड निकालते हैं। रेड बॉल कितनी है हमारे पास? रेड 8 है और ब्लैक 10 है। तो जैसे पहली रेड निकाली हमने, तो 8/18, इस रेड को वापस रख दिया, अगली बार ब्लैक निकाली, 10/18। फिर प्लस पहली ब्लैक निकाली, 10/18, इस ब्लैक को वापस रख दिया, और फिर 8/18। सिंप्लीफाई करें तो 80 + 80, 160, अपॉन 18 का स्क्वायर 324। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल फोर्टी बाई किया। एटी वन अच्छा, 40/81 आया ना फिर आंसर, देखो। आपका अभी यस सर। कितना आ रहा था? आपका मेरे ख्याल से 20/81 आ रहा था। क्योंकि यस ना सर। देखो, यहाँ यहाँ पे क्या बने, यहाँ पे दो केस बनाने पड़े हमको। उन्होंने देखो ये नहीं बोला कि पहली कौन सी दूसरी कौन सी, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। उन्होंने बोला एक ब्लैक आ जाए और दूसरी रेड आ जाए, कोई आगे पीछे सीक्वेंस नहीं दी इन्होंने।
कि पहली ब्लैक आनी चाहिए या पहली रेड आनी चाहिए, तो हमने सीक्वेंस खुद ही बनाई फिर अपनी। हमने सोचा भी पहली रेड निकाल लेते हैं, दूसरी ब्लैक हो जाएगी। एक और केस सोचा, तो जो केस आप सोचोगे वो यहाँ पे एडिशन में आएगा। देखो यही फर्क है मल्टीप्लाई और एडिशन में। यहाँ वर्क कंप्लीट हो गया, एक ब्लैक एक रेड निकल गई, एक और दिमाग में केस आएगा तो वो इसमें ऐड होगा, वो इसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा चलो अब ये बता दो, इसी का थर्ड पार्ट है। टू बॉल्स आर ड्रॉन, वही है। इसमें यहाँ पे मेंशन कर रहा है वो, फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। अब बताओ, अब यहाँ उसने सीक्वेंस आपको बता दिया है, अब आपको सीक्वेंस सोचने नहीं है। अब जरा इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो, पहली वो ब्लैक मांग रहे हैं और दूसरी वो रेड बॉल मांग रहे हैं। सर तो 20/81 ही आएगा। बिल्कुल, अब आएगा 20/81। भाई अब तो हमको पहली ब्लैक ही निकालनी पड़ेगी, हम इसको सीक्वेंस को बदल नहीं सकते अब। और फिर मल्टीप्लाई रेड निकालनी पड़ेगी दूसरी वाली। तो ब्लैक हमारी 10/81 हो गई, 10/18। और फिर ब्लैक को वापस रखते हुए अब रेड निकालेंगे तो 8/18। ठीक है, तो जब वो सीक्वेंस नहीं बताएगा तो आप केसेस बनाओ, सीक्वेंस बताएगा तो फिर उसी सीक्वेंस में रखो जो सीक्वेंस उसने बताया है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस। ओके। अच्छा अब मैं आपको इसमें एक और क्वेश्चन बताता हूँ, इसी का मल्टीप्लीकेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 3। थ्री स्टूडेंट्स थ्री स्टूडेंट्स ए बी एंड सी, हमने उनके नाम रख दिए हैं, कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम इन मैथ्स with probabilities with probabilities 1/2, 1/3, 1/4 रिस्पेक्टिवली। एक मैथ के क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को, ये तीनों बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। इनके चांस हैं हाफ, 1/3, 1/4। ए के हाफ चांस है, बी के थोड़े कम है और सी के तो और भी कम है। ये इन तीनों के चांस हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी क्या कैलकुलेट करनी है वो लिखो। एनसीईआरटी में दो का है, मैंने तीन कर दिया है। एनसीईआरटी में दो स्टूडेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पार्ट नंबर 1 प्रॉब्लम इज सॉल्व। यहाँ पे वो कोई नाम नहीं बता रहे हैं किसने सॉल्व की है, तीनों बच्चों को प्रॉब्लम हैंड ओवर कर दी गई, क्या प्रोबेबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पहला पार्ट तो इसका ये है। दूसरे पार्ट में ये है, एनी टू ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई भी इनमें से दो बंदे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसके क्या चांस है। ठीक है, ये दो पार्ट करने हैं आपको, जरा देखो। अब पहले पार्ट में ना आपको सोचना पड़ेगा। एक बार ट्राई करो, गलत होगा कोई बात नहीं, लेकिन एक बार ट्राई करो। हाँ जी, हुआ कुछ? प्रॉब्लम इज सॉल्व। सर ऐसे करेंगे ना कि अगर ए सॉल्व करेगा और बी नहीं करेगा और सी नहीं करेगा, फिर इन सब के केसेस ऐड करते जाएंगे। यस 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 यस, बिल्कुल। देखो दिमाग में पहला केस लेते हैं, चलो। प्रॉब्लम सॉल्व की प्रोबेबिलिटी, भाई हमने मान के चला तीनों बंदों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अच्छा, ए से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लेकिन वर्क कंप्लीट नहीं है, मल्टीप्लाई। बी से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अभी वर्क कंप्लीट नहीं है, तीसरा बंदा भी रह गया है, उससे भी सॉल्व हो गई। तो ठीक है भाई, प्रॉब्लम तीनों ने सॉल्व कर दी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसमें एक केस दिमाग में ये आ रहा है, ए से तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बी से भी हो गई, सी से नहीं हो पाई। लेकिन हमारा तो क्वेश्चन ये है, भी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। देखो मैंने सी के ऊपर ना एक कॉम्प्लीमेंट का साइन बना दिया है। दिमाग में और केस भी आ रहे हैं, हो सकता है ए से हो गई है, बी से नहीं हो पाई है सॉल्व, और सी से हो गई है।
एक केस और आ रहा है दिमाग में, ए से नहीं हुई है लेकिन बी और सी ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। आप किसी भी केस में देखोगे प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नजर आएगी। फिर एक और केस लिया हमने, ए ने सॉल्व कर दिया, ना तो बी से सॉल्व हो पाई ना सी से सॉल्व हो पाई, लेकिन फाइनली ए ने उसको सॉल्व कर दिया। सिमिलरली ए से नहीं हो पाई, बी से सॉल्व हो गई और सी से भी नहीं हो पाई। फिर प्लस ए से नहीं हो पाई, बी से नहीं हो पाई और सी से सॉल्व हो गई। देखो मैंने इतने केसेस सोच के बनाए हैं, और कोई है तो देखो बच गया हो तो। पहले हमने देखो तीनों ने सॉल्व कर दी, वो ले लिया। फिर दो से सॉल्व हुई, तीसरे बंदे से नहीं हुई, सी से नहीं हुई या बी से नहीं हुई, और या फिर ए से नहीं हुई। फिर दो, एक से हो रही है, दो बंदे नहीं कर पा रहे हैं। और कोई केस है तो सोचो। तो और और कोई कोई केस केस नहीं देखो। बनेगा। और कोई केस नहीं बनेगा, लेकिन देखो ये कितने सारे केसेस बन गए। और अभी तो देखो ये बंदे तीन है, अगर ये बंदे चार हो गए ना तो और प्रॉब्लम हो सकती है ना, और बड़े हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हम एडवाइस एडवाइस परम्यूटेशन ये है, कॉम्बिनेशन। नहीं नहीं नहीं, इन सब केसेस को रहने दो, इन सब केसेस को रहने दो। आप एक केस निकालो बस, कि प्रॉब्लम सॉल्व किसी से नहीं हुई, ना तो ए से हो पाई, ना बी से हो पाई और ना सी से हो पाई। तीनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा दो और इस वाली प्रोबेबिलिटी को वन में से माइनस कर दो। ये छोटा रास्ता है, अदरवाइज आपको ये सारे केसेस पुट वैल्यू पुट करके ऐड करने पड़ेंगे। क्योंकि इसमें देखो एक ही केस रह गया था भाई, सारे केस हो गए थे। अगर हम इसमें ये वाला भी ऐड कर देना कि तीनों से सॉल्व नहीं हुई, ए से भी नहीं हुई, बी से भी नहीं हुई और सी से भी नहीं हुई, तो इन सबका सम मिलाकर अब वन हो जाएगा। क्योंकि हमने सारे केस ऐड कर दिए, जो जो हो सकता है इस एक्सपेरिमेंट में सब कुछ ऐड कर दिया। तो हमें ये बाकी के सेवन केसेस निकालने हैं, तो हम क्यों निकालें सेवन केसेस, हम ये वाला केस निकालते हैं कि तीनों से सॉल्व ही नहीं हुई। अब देखो कैसे निकलेगी प्रॉब्लम सॉल्व की प्रोबेबिलिटी। ए से नहीं हुई तो ना होने की प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। अच्छा ये बताओ, जैसे होने की प्रोबेबिलिटी ए से सॉल्व होने की 1/2 है, ये क्वेश्चन में दी हुई है। ए सर ना बंदा अगर, होने की भी 1/2 ही होगी। करेक्ट, इनको बस हमने क्या करना है, वन में से माइनस करना है इन सबको ना। ये सबके होने की, सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटीज है। तो ए की तो सेम ही रहेगी, ए की सॉल्व होने की 1/2, बी की हम ले लेंगे 2/3 और सी की ले लेंगे 3/4। इसको सॉल्व करो, देखो कितना जल्दी आंसर निकल गया। 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, 1 में से 1/4 माइनस करो, 3/4 चांस है। सर 3/4 आ रहा है। बस। तो चॉइस आपकी होगी कि आप केसेस बना के ऐड करना चाहते हो या फिर उल्टा चलते हो, कि उल्टा मतलब हमने मान के चले कि किसी सॉल्व नहीं हुई। अच्छा अब जरा ये वाला बताओ, इसमें क्या क्या लोगे। सेकंड वाले में, एनी टू ऑफ देम, किसी का नाम नहीं है इसमें, ये कह रहे हैं तीन बंदों में से कोई दो बंदे सॉल्व करेंगे। कितने केसेस है यहाँ तो, केसेस सोचने पड़ेंगे हमको। एनी टू ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सर तीन ही केसेस बनेंगे। यस, तीन केसेस देखो इसमें से उठा लेते हैं हम। हमारे जो तीन केसेस है ना वो ये वाले हैं, देखो। दो बंदे सॉल्व कर रहे हैं, एक से नहीं हो रही। एक तो ये वाला हो गया, देखो, ए और बी कर रहे हैं, सी से नहीं हो रही। एक ये हो गया, ए और सी से हो रही है प्रॉब्लम सॉल्व, बी से नहीं हो पा रही है, दो बंदे कर रहे हैं। और यहाँ पे भी बी और सी ने तो सॉल्व कर दिया, ए से नहीं हुई है। ये तीनों केसेस हमें ऐड करने हैं। तो जब इन तीनों को ऐड करेंगे ना, जैसे ए से सॉल्व हो गई, ए की 1/2, बी से हो गई 1/3, सी से नहीं हुई 3/4, प्लस यहाँ पे ए से सॉल्व हो गई 1/2, बी से नहीं हुई 2/3, सी से हो गई 1/4, प्लस फिर ए से नहीं हुई तो भाई हाफ ही है, वो तो एक ही तो, बी से भी हो गई 1/3 और सी से भी हो गई 1/4। अब हम जब इनको ऐड करेंगे ना, तो देखो सबका एलसीएम सेम है, 4 3 12 24, सबका एलसीएम सेम है। तो ऊपर आ जाएगा 3 + 2 + 1, 6/24, 1/4। तो सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। तो जहां पे आपको लग रहा है भी केसेस सोचने पड़ेंगे तो वहां सोचो, लेकिन हमने यहाँ भी केसेस सोचे थे प्रॉब्लम सॉल्व वाले, तो काफी सारे थे। हमने उल्टा चले, हमने कहा वन में से माइनस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व किसी से भी नहीं हुई, उसको वन में से माइनस करते हैं तो अपना वो प्रॉबिलिटी आ जाएगी सॉल्व होके जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, चाहे किसी ने भी की। क्या क्वेश्चन क्लियर है ये वाला? यस सर। ओके। ये एनसीईआरटी में आप जब करोगे तो उसमें दो स्टूडेंट है, मैंने तीन का करवाया है क्योंकि तीन का ये बोर्ड में भी आया हुआ है। अच्छा अब देख रहे हो आप यहाँ पे ना, हम कोई फॉर्मुला यूज नहीं कर रहे हैं, कोई फॉर्मुला यूज नहीं कर रहे हैं, बस हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब आप एक क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताओ, ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड कर लेना, ठीक है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन।
फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स मान लेना, लिखा नहीं मैंने वो। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ फेस कार्ड्स। दोनों कार्ड फेस आएंगे, इसके क्या चांस है, जबकि आपने 2 कार्ड निकाले। ये क्वेश्चन देखा जाए तो 11th क्लास का क्वेश्चन मान लो आप इसको। एक बार ट्राई करो, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लें। हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ, देखो ऑनलाइन में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना बहुत ज्यादा। तो इसमें पीएनसी यूज होगा क्या? हाँ बस मैं यही जानना चाह रहा था कि आप मुझसे पूछो। बिल्कुल सही बताया आपने। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है। हमें 2 कार्ड तो पहले भी हमने क्वेश्चन किए थे, अभी 2 कार्ड निकाल रहे हो, 3 कार्ड निकाल रहे हो, बॉल निकाल रहे हो। वहां लिखा हो रहा था विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ बोल दिया 2 कार्ड निकालो बस। और क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों फेस कार्ड आएंगे। इसका मतलब ये 2 कार्ड जो है ना, ये एक साथ निकाले जा रहे हैं, ये वन बाय वन नहीं है। ये वन बाय वन होते तो क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, जरूर लिखा हुआ होगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ तो दोनों कार्ड एक साथ निकले हैं, तो आपको क्या लिखना है, सिंपली बोथ फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम लोग। और जैसे आपने मेरे को बताया बिल्कुल अभी वही करना है, कॉम्बिनेशन यूज करना है। कॉम्बिनेशन, परमुटेशन नहीं। तो सिलेक्शन कर सैम्पल रहे हो, स्पेस में फिर 52C2 हो जाएगा ना? करेक्ट करेक्ट, ये जो आपने बोला ना, ये देखो ये नीचे आ जाएगा, ये 52C2 बिल्कुल करेक्ट। और सर और ऊपर क्या ऊपर आएगा, 12C2 आ जाएगा। ऊपर 12C2 आ जाएगा, क्योंकि फेस कार्ड 12 होते हैं। तो ये 12 होते प्रोबेबिलिटी हैं। हो गई देखो। तो 2 कार्ड निकाले, अब इन्होंने यहाँ पे कहीं नहीं बोला वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट, तो आपको अपनी तरफ से क्या मानना है कि मेरे को कॉम्बिनेशन लगा के दोनों कार्ड एक साथ निकालने। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सुनो। देखो एक तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से कर सकते हो, एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल, फिर नीचे एन में से आर माइनस करके फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। एक तो ये होता है, और मैं जनरली ऐसे बताता हूँ कि भाई आप फॉर्मूला लगा ही क्यों रहे हो। आप सीधे ऐसे करो, जैसे 12C2 है तो 12 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 12 × 11। 2 बार मतलब ऐसे, एक 12 एक 11। अच्छा 2 बार क्यों, 3 बार क्यों नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो इसने 2 बार किया। फिर इसके डिवाइड में इस वाले 2 का फैक्टोरियल ले लो, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो ये 2 × 1, ये हो गई 12C2 की वैल्यू। सिमिलरली 52C2 2 बार मल्टीप्लाई, 52 × 51 डिवाइडेड बाय सेम 2 फैक्टोरियल। अब इसको जैसे मर्जी आप सॉल्व कर लो। तो देखो मैंने तो ऐसे कर लिया सॉल्व, कि 2 × 1 तो नीचे नीचे कैंसिल कर दिया, 4 से 3, 4 से 13, सर फिर 3 11 से बाई टू मैंने ट्वेंटी वन आ रहा है आंसर। 11/221, यस यही आ रहा है, ऊपर 11 और 17 13 जा 220। तो यहाँ पे आपको ना देखो, अब इसका मतलब हमें क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान से रीड करना है। जब हम कोई चीज विड्रॉ करते हैं, 2 या 3 या 4 होती है काउंटिंग में वो, तो ध्यान से पढ़ो। वो एक एक करके तो नहीं बोल रहा है, कहीं एक एक करके बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी उतनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट किंग, प्रोबेबिलिटी सेकंड किंग, ऐसे। अगर वो एक साथ बोल रहा है तो आपको फिर कॉम्बिनेशन लगा के दोनों लेने हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, अगर मैं ना यहाँ पे ऐसे लिख दूं, देखो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, यही सेम क्वेश्चन, और यहाँ पे मैंने लिख दिया विद रिप्लेसमेंट। सेम क्वेश्चन है मान लो, बस निकालने का तरीका बदल गया। पहले था एक साथ, अब बोल दिया विद रिप्लेसमेंट। तो देखो अब हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी पहला कार्ड फेस कार्ड, ठीक है, ये पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई दूसरा भी फेस कार्ड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 कार्ड की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रही है,
तो पहला फेस कार्ड भाई 12 टोटल होते हैं और नीचे आ गया 52। इसको हमने वापस रखते हुए वापस एक फेस कार्ड निकाला, तो फिर से 12/52 सॉल्व किया। 4 से 3, 4 से 13, फिर 4 से 3 और 4 से 13। तो अब आंसर आया 9/169। देखो प्रॉपर्टी चेंज हो गई, पहले थी 11/221 और अब जो आ रही है वो आ रही है 9/169। दैट मीन्स कर वही रहे हैं, एक्सपेरिमेंट वही है, दो कार्ड निकाल रहे हैं, फेस कार्ड की प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, लेकिन निकालने के ऊपर से फर्क पड़ गया। एक एक करके निकाल रहे हो विद रिप्लेसमेंट, तो ये आंसर आ रहा है। दोनों को एक साथ पिक कर रहे हो और दोनों फेस कार्ड हाथ में आए हैं, तो इसका आंसर ये था। क्या ये डिफरेंस क्लियर हुआ दिमाग में? क्या ये क्लियर हो गया? यस सर। यस। ओके। अच्छा, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप एक क्वेश्चन अब एक और ट्राई करो। A bag contains 3 red, 4 black and 3 green balls। ठीक है, आपको क्या करना है? 3 balls आर ड्रॉन। अच्छा, अगर मैं मान लो इतने लिख के छोड़ दूं, 3 balls आर ड्रॉन, तो एक साथ निकालोगे या एक एक करके निकालोगे? सर एक साथ निकाल लेंगे। एक एक साथ निकालोगे है ना, लेकिन मैंने बोल दिया 3 balls आर ड्रॉन और मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो अब तो 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब आप एक एक करके निकालो और वापस मत रखना। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 black एंड 1 green ball। ये वाले केस बना हुआ, 3 बॉल निकालनी है, एक एक करके निकालना, विदाउट रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। और क्या प्रोबेबिलिटी उन 3 बॉल में, जब एक एक करके निकालोगे तो 2 ब्लैक आएंगी और एक ग्रीन आएगी। ट्राई करके देखो एक बार, ट्राई करो, गलत होगा ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर ये सही में सर आती इसमें है। भी कॉम्बिनेशन लगेगा ना? कॉम्बिनेशन विदाउट रिप्लेसमेंट में लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं तो सलाह ये देता हूँ कि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो भी कॉम्बिनेशन मत लगाओ, आप इसको ऐसे सॉल्व करो। जैसे यहाँ पे लिख दो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे मैंने पहला केस सोचा भाई, चलो पहली बॉल ब्लैक आएगी, ठीक है, अभी मेरा वर्क कंप्लीट नहीं है। मैंने कहा चलो दूसरी भी ब्लैक आएगी, फिर मैंने कहा जब तीसरी निकलेगी तो वो ग्रीन आ जाएगी। ये मेरा पहला सोचा हुआ केस है, ब्लैक ब्लैक ग्रीन, तो 2 ब्लैक नहीं है, मैंने एक ग्रीन लिया है। अभी मेरे पास और भी केस है, तो वो प्लस करके मैं इसके आगे कंटिन्यूशन में कर दूंगा। अब इसके आगे वाले केस आप सोचो। तो विदाउट में या विद में मैं एडवाइस नहीं करता कि आप कॉम्बिनेशन यूज करो, बाकी हाँ विदाउट में कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है। सर इसमें तो फिर बहुत सारे केसेस बनेंगे। अच्छा मेरे को दूसरा बताओ, चलो एक तो मैंने लिख दिया ब्लैक ब्लैक ग्रीन। सर ब्लैक ग्रीन ग्रीन। नहीं नहीं, आपको दो ही ब्लैक लेनी है ना, आप दो ग्रीन नहीं ले सकते भाई, क्वेश्चन कहता अच्छा है दो ब्लैक तो चाहिए उसे एक ग्रीन चाहिए। तो आप अपने हिसाब से केसेस मत लो ना, जो वो डिमांड कर रहा है, उसको दो ब्लैक चाहिए एक ग्रीन चाहिए, तो इनके जो केसेस बने वो हम लेंगे। जैसे ब्लैक ब्लैक ग्रीन हो गई, तो मेरे दिमाग पे दूसरा केस ऐसे आ रहा है, पहली ब्लैक हो गई, चलो दूसरी ग्रीन हो गई, ब्लैक ग्रीन तीसरी रेड। ब्लैक ग्रीन ब्लैक हो गई ना अब दूसरी। एक और केस बता दो, एक और केस यस। बनेगा बस। ब्लैक ग्रीन ब्लैक। ब्लैक ग्रीन ब्लैक तो ले लिया मैंने, ये रहा सर ब्लैक ग्रीन ग्रीन ब्लैक ब्लैक। ब्लैक। हाँ ये हो सकता है, पहली ग्रीन आ जाए बाकी की दो ब्लैक आ जाए। और कोई केस मेरे ख्याल से नहीं बन रहा, देखो।
भाई ब्लैक ब्लैक ग्रीन हो गई, फिर ग्रीन को बीच में कर दिया हमने, ब्लैक ग्रीन ब्लैक, फिर ग्रीन को सबसे आगे कर दिया, बस मेरे ख्याल से 3 केस हो गए। वैल्यू बोलो चलो इन प्रोबेबिलिटीज की। जैसे पहली ब्लैक निकलेगी, इसके क्या चांस है? ब्लैक देख लो, ये है, ये बॉल का कॉम्पोजिशन है। सर 4/13। 4/13, ठीक है, ये पहली ब्लैक है। अब ये भी देख लेना कि इस ब्लैक को आपने बैग से बाहर रखा है या नहीं रखा है, ये देख लेना, और उसके बाद आप बोलोगे मेरे को नेक्स्ट वाली ब्लैक की प्रोबेबिलिटी। सर 3/12। करेक्ट, 3/12। एंड देन मल्टीप्लाई, अब ग्रीन की प्रोबेबिलिटी, अब ये दोनों ब्लैक बाहर हो गई हैं। सर 3/11। करेक्ट, क्योंकि ग्रीन तो 3 ही है, तो ग्रीन तो कोई गई नहीं है बैग से बाहर। हाँ, टोटल में एक जरूर कम हो चुकी है, तो 3/11। अब इसी तरह से देखो, अब जैसे यहाँ पे सेकंड केस में आते हैं, अब एक काम करो, सेकंड केस को ना और थर्ड केस को सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। एक एडवाइस ये है, आपने ऊपर तो लिख दिया, ठीक है, चलो अभी टीचर देख लेंगे, आपने 3 केस सोच के बना दिए हैं। अब आप एक काम करो, इसी को ना, इसी केस को मल्टीप्लाई 3 कर दो, सीधा सीधा। यही यही बार बार वैल्यू आएंगी, आप चेक करके देखो। आप जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ना, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू शफल तो हो जाएंगी, लेकिन वो तीनों यही रहेंगे। तो ये आपकी ना मर्जी होती है कि आप सभी केसेस की प्रोबेबिलिटी को दिखाओ, या आप एक केस की प्रोबेबिलिटी लिख के उसको इंटू 3 कर दो, आंसर सेम आएगा, तो टाइम बच जाएगा थोड़ा सा इससे, बस टाइम कांस्टेंट को देखते हुए मैंने ऐसा बोला, बाकी आपकी मर्जी है। सर 9/143 आ 9/143, फिर मेरे को बाकी बता दो क्या सही में आया। देखो मल्टीप्लाई वगैरह तो हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई कंसर्न नहीं है। जैसे 4 3 जा 12, पूरा पूरा गया, और बस ऊपर 9 बचा, और नीचे आपका 11/143 आ गया, बस ये ठीक है। बताएं भाई, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा, बस एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन आप लिखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर सकते हो, एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल है मिसलेनियस में। क्वेश्चन ये है, ए एंड बी, 2 पर्सन है, मतलब ये थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटिवली ऑल्टरनेटिवली till one of them gets a 6 and wins the game. Find the probability. Find the probability of winning each of them. दोनों के गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और यहाँ पे दिया हुआ है इफ ए स्टार्ट्स द गेम, मतलब गेम ए ने स्टार्ट किया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि गेम दोनों जीतेंगे, उनकी दोनों की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, मतलब डाई लेके बैठ गए 2 पर्सन, और शर्त लगी भी कौन जीतेगा गेम को, है ना? तो दोनों चल रहे हैं, पहले एक चलता है दूसरा चलता है, जिसका भी 6 आएगा वो गेम जीत जाएगा, और गेम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो दोनों पर्सन के जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो दो पर्सन भी होते हैं, कई बार 3 भी होते हैं। देखो मैं आपको बहुत टाइम वेस्ट नहीं करता, इस क्वेश्चन में क्या करना है,
सबसे पहले ना एक इवेंट ई बना लो, इसमें आप लिख लो 6 अकर्स, भाई 6 आएगा तो हम उसको ई बोलेंगे, ठीक है। और जब ई कॉम्प्लीमेंट होगा तो इसका मतलब होगा 6 नहीं आया, 6 डज नॉट अकर। सही। सर ये जीपी वाला क्वेश्चन है ना? करेक्ट, ये जीपी वाला क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखो पहले ना ए के जीतने की सर तो प्रोबेबिलिटी 6 निकाल। अकर का 1/6 आएगा ना? यस, 6 अगर होगा तो वहां पे प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी, और जब नहीं होगा तो 5/6 आएगी। तो हम पहले पर पहला प्लेयर है ना, उसके ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब देखो ए के पास डाइस है, क्योंकि ए ने गेम को स्टार्ट किया है, यहाँ लिखा हुआ है। हो सकता है उसका फर्स्ट टाइम में 6 आ गया, तो इवेंट ही आ गया ना, इवेंट ही हो गया, गेम बंद हो गया, बस बी की तो चांस ही नहीं आने भाई। तो बस यहाँ पे ए जीत गया और वो अपना घर चला गया। हमारे पास एक और केस दिमाग में आया, हमने कहा उसको प्लस करते हैं। फर्स्ट ए ने स्टार्ट किया, उसका 6 नहीं आया, तो मैंने ई कॉम्प्लीमेंट लिया। अब डाई चला गया बी के पास, और बी का 6 नहीं आया, कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। डाई वापिस ए के पास आ गया, अब ए का 6 आ गया, और फिर से गेम बंद हो गया। यहाँ पे देखो ए हार चुका है, बी भी हार चुका है, ए लेकिन फिर जीत चुका है। अभी दिमाग में एक और केस आया, ए का 6 नहीं आया, बी का 6 नहीं आया, सी का सॉरी ए का फिर 6 नहीं आया, बी का फिर 6 नहीं आया, और फिर अब ए के पास जब वापस आया तो 6 आ गया। और इस तरह से गेम ये इनफाइनाइट तक चला जाता है। ये होती है सीक्वेंस। अब इसमें वैल्यू पुट कैसे करेंगे, जैसे ई हुआ तो 1/6, यहाँ पे 2 बार ई डैश हुआ, तो 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6, फिर प्लस यहाँ पे ई डैश 4 बार हो गया देखो, 5/6 की होल पावर 4 इंटू 1/6, एंड सो ऑन। ये कहाँ तक चलता है, इन्फिनिटी तक चलता है केस। और बस अब आपको इसमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, a/1 - r। वैसे तो इस क्वेश्चन के आने के चांस कम है, क्योंकि ये फॉर्मूला 11th क्लास में बच्चों को आउट ऑफ सिलेबस करवा दिया था। a/1 - r, अब इसमें a क्या है, a आपकी जो फर्स्ट टर्म है ना ये है 1/6, फिर ये होल अपॉन 1 - r, r का मतलब होता है कॉमन रेशियो। तो जब आप सेकंड टर्म को ना फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो आ जाएगा 5/6 का स्क्वायर, मीन्स 25/36। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/6 अपॉन 11/36, ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 6/11। मतलब इस गेम को ए जीतेगा, इसके चांस 6/11। और अगर बी के निकालने होंगे ना तो वो 5/11 हो जाएंगे। 6, अगर ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी 5/11 है तो बी की, सॉरी 6/11 है तो बी की बची हुई हो गई। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। अच्छा, इंपॉर्टेंट अब इस साल क्यों नहीं है, क्योंकि भाई जीपी पढ़ाया नहीं था 11th क्लास में बच्चों को, या इनफाइनाइट सीरीज वाला।